नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मौलिक अधिकार पर आधारित कुछ प्रश्न। ये वो सवाल हैं जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? और विकल्प हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6। तो इसका सही उत्तर है भाग 3। जी बिल्कुल। और इस भाग 3 के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान के इसी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा, ये तो काफी बड़ा टाइटल है। हाँ, क्योंकि ये नागरिकों को राज्य के खिलाफ कुछ बुनियादी गारंटी देता है। और इसकी प्रेरणा हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, उनके बिल ऑफ राइट्स से। और जहां तक दूसरे विकल्पों की बात है तो भाग 2 नागरिकता से जुड़ा है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित होते हैं, मतलब जस्टिसेबल। बिल्कुल, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनके हनन पर कोई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये अधिकार हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। विकल्प हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या नागरिकता से। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, इसका सही उत्तर है मूल अधिकारों से। जी, और यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि बाकी के भाग क्या करते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भाग 4 में है। और मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, वो भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। और नागरिकता, जैसा हमने कहा, वो भाग 2 में है। तो एक तरह से ये जो भाग 3 के अधिकार हैं, ये राज्य की शक्तियों पर एक लगाम लगाते हैं। सही कहा। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियों को सीमित करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? क्या वो भारत था, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अमेरिका ने 1791 में ही अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से इन अधिकारों को शामिल कर लिया था। और फ्रांस का भी इसमें काफी बड़ा योगदान माना जाता है ना? बिल्कुल। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई, वो भी मौलिक अधिकारों के विकास में एक मील का पत्थर है। और ब्रिटेन का क्या सिस्टम है? ब्रिटेन में कोई एक लिखा हुआ संविधान तो है नहीं, तो वहां अधिकार संसदीय कानूनों और अदालती फैसलों पर आधारित हैं। हमने मॉडल तो अमेरिकी अपनाया, पर उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से काफी बदला। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। विकल्प हैं संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। जी, और ये सभी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अनुच्छेद 12 ये राज्य की परिभाषा देता है। मतलब जब हम कहते हैं कि अधिकार राज्य के खिलाफ हैं, तो उस राज्य में कौन कौन आता है, ये अनुच्छेद 12 बताता है। और अनुच्छेद 13? हाँ, वो भी काफी जरूरी माना जाता है। हाँ, अनुच्छेद 13 ही न्यायिक समीक्षा का आधार है। ये कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा, वो शून्य माना जाएगा। अच्छा। और इन्हीं अनुच्छेदों के तहत हमारे अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह। अगला प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? और इसका उत्तर है भाग 3। जी, वो इस भाग को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। बल्कि उन्होंने तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय तक कहा था। आत्मा और हृदय, ऐसा क्यों? उनका मानना था कि अधिकारों की लिस्ट दे देना काफी नहीं है, उन्हें लागू करवाने का रास्ता देना सबसे जरूरी है। और अनुच्छेद 32 वही रास्ता देता है। इसी भाग पर संविधान सभा में सबसे लंबी बहस भी हुई थी, जो इसका महत्व दिखाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो विकल्प हैं।
न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इसका सही उत्तर है देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। बाकी के ऑप्शन भी कुछ हद तक सही है, लेकिन मूल होने का जो सार है वो इसी में छिपा है। मतलब ये हमें जन्म से मिले हैं। हाँ, ये माना जाता है कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, मतलब उसके भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। और अप्रतिदेय का मतलब है कि इन्हें किसी और को दिया नहीं जा सकता। ये आपसे जुड़े हैं, राज्य इन्हें छीन नहीं सकता, बस कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अब एक तथ्यात्मक प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? विकल्प 21, 22, 23 या 24, और सही गिनती है 24। जी, ये सीधी सी गिनती है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अगर आप गिने तो कुल 24 अनुच्छेद होते हैं। और ये सारे के सारे सीधे अधिकार देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो सीधे अधिकार देते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन कुछ अनुच्छेद इन अधिकारों की सीमाएं बताते हैं, जैसे अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों के बारे में है। और अनुच्छेद 32 तो उपचार देता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 इन्हें लागू कराने का तंत्र प्रदान करता है। अगला सवाल इतिहास से जुड़ा है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? इसका सही उत्तर है 7। जी, जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7वां कौन सा था जो अब नहीं है? 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था। अच्छा, तो उसे क्यों हटाया गया? उसे 44वें संविधान संशोधन, जो 1978 में हुआ, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना था। तो अब वो कोई अधिकार नहीं है? लेकिन अब वो एक मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। उसे अब भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। फिर इसी से जुड़ा अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? विकल्प हैं 6, 7, 8 या 9। और जैसा कि हमने अभी बात की, सही जवाब है 6। जी, संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। क्या हम उन्हें एक बार जल्दी से गिन सकते हैं? जरूर। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और आखिरी 2? पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, विकल्प हैं मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही उत्तर है कि ये मूल संविधान का हिस्सा था। जी हाँ, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान का एक अभिन्न अंग थे। संविधान बनाने वालों का उद्देश्य शुरू से ही नागरिकों को यह अधिकार देना था। 42वें संशोधन शुद्ध को और जोड़ा गया ना? बिल्कुल, 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक अधिकारों को नहीं। अधिकारों में समय समय पर संशोधनों से बदलाव जरूर हुए हैं, पर ये थे शुरू से ही। अगला प्रश्न प्रवर्तनीयता यानी एनफोर्सेबिलिटी को लेकर है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? विकल्प नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? और सही जवाब है मूल अधिकार। हाँ, प्रवर्तनीय या एनफोर्सेबल होने का मतलब ही यही है कि जिनके उल्लंघन पर आप सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और बाकी के विकल्प? नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य ये गैर न्यायोचित हैं, मतलब इन्हें लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और प्रस्तावना संविधान के आदर्शों को बताती है, पर वो खुद प्रवर्तनीय नहीं है। और ये शक्ति अदालतों को किन अनुच्छेदों से मिलती है? अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। फिर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों पर। जी, ये जिम्मेदारी दोनों की है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तो इन अधिकारों का संरक्षक है ही, पर साथ ही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स को भी इन्हें लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
क्या दोनों की शक्तियों में कोई अंतर है? एक छोटा सा अंतर है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्र अधिकार थोड़ा व्यापक है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। जी, लेकिन ये वो कभी भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 359 में दिया गया है। क्या आपातकाल में सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है। 44वें संशोधन के बाद ये तय हो गया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार? हाँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने बात की थी कि उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है। हाँ, वही मेरे मन में आ रहा था। देखिए, यद्यपि उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों का गारंटर और संरक्षक बनाया गया है। इसलिए प्राथमिक और अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संशोधन की। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संसद द्वारा। जी, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। लेकिन इसकी भी तो कुछ सीमाएं हैं ना? बिल्कुल, और वो सीमा तय हुई केशवानंद भारती मामले में 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है? एकदम सही, इसलिए उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर से एक प्रश्न जो हमारी समझ को परखेगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा निलंबित किया जा सकता है। जी, जैसा हमने पहले भी बात की, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर सकते हैं, लेकिन ये निलंबन अस्थायी होता है और अधिकार असीमित भी नहीं होते। नहीं, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या देश की सुरक्षा के आधार पर। अगला सवाल क्षेत्राधिकार को लेकर है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? सही जवाब है मूल अधिकार का प्रवर्तन। हाँ, क्योंकि बाकी मामलों में क्षेत्राधिकार बटा हुआ है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। उसमें हाई कोर्ट की कोई भूमिका नहीं होती। मूल अधिकारों का प्रवर्तन ही वो क्षेत्र है जहां एक नागरिक अपनी मर्जी से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो अगले प्रश्न का आधार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या कार्यपालिका? और इसका स्पष्ट उत्तर है न्यायपालिका। जी हाँ, और जब हम न्यायपालिका कहते हैं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों शामिल हैं। और ये संरक्षण वो किस शक्ति के माध्यम से करती है? अपनी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के माध्यम से। न्यायपालिका किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब एक सवाल जो पहले भी आया है पर थोड़े अलग शब्दों में, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? और जवाब वही है, राष्ट्रपति। हाँ, ये सवाल ये पक्का करने के लिए कि हमें याद रहे कि ये राष्ट्रपति की एक आपातकालीन शक्ति है, और ये भी कि वो सिर्फ अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करते हैं। बिल्कुल सही, अधिकार खत्म नहीं होते, बस उन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो जाता है।
और वो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। चलिए आज का आखिरी सवाल, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं? इसका सही उत्तर है संसद को। जी, संसद कानून बनाकर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे बोलने की आजादी पर देश की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका फिर से आ जाती है। वो कैसे? संसद ने जो प्रतिबंध लगाया है वो उचित यानी रीजनेबल है या नहीं, इसका फैसला करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास ही है। तो हर जगह एक संतुलन बनाया गया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक बहुत खूबसूरत संतुलन। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आप कमेंट्स में दे सकते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।